विकास ब्रजेश सक्सेना। बरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने हिंदू से ईसाई बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंगाई सभा के जरिए गरीब हिंदुओं को लालच देकर ईसाई बनाते थे। ईसाई समुदाय की लड़कियों से शादी, पैसा और जमीन का लालच दिया जाता था। आरोपियों में सुमित मैसी और अमित मैसी और उनका मैनेजर सतपाल शामिल है। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद थाना बरादरी पुलिस ने हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार इन तीनों से पूछताछ में जुटी हुई है। बरेली शहर में अवैध धर्मांतरण कहां-कहां चल रहा है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। रुहेलखंड चौकी क्षेत्र में स्थित सुपर सिटी में किराए का मकान लेकर कुछ लोगों द्वारा अवैध धर्मांतरण की गतिविधि संचालित की जा रही है। इस पर थाना बारादरी पर क्राइम नंबर 1247/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। इस अवैध धर्मांतरण गतिविधि में संलिप्त 3 लोग, जिनके नाम क्रमशः हैं सुमित मैसी सन ऑफ विलियम मैसी, अमित मैसी सन ऑफ विलियम मैसी, सत्यपाल सन ऑफ मनीराम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। भदोही में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गैंग के खिलाफ 100 से ज्यादा एनसीआरपी की शिकायतें दर्ज हैं। यह गिरोह 5 करोड़ से ज्यादा की फ्रॉड कर चुका है। यह गैंग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऐप के जरिए लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेकर अमेजॉन वॉलेट में पैसे मांगते थे और इस गैंग का नेटवर्क चाइना और हांगकांग तक फैला हुआ था। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, एटीएम कार्ड, कार, कई चैट्स और एपीके फाइल्स जो हैं संबंधित डेटा भी मिला है। हमने इन पर एक मुकदमा दर्ज किया है साइबर थाने में 46/25, धारा 318/4, 317/4, 319/2, 338, 336/3 और 340। इनके द्वारा बहुत ही वृहद स्तर पे फ्रॉड किया जा रहा था, अलग अलग तरीके से। एक तरीका था क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड का, जिसमें ये लोग जो टेलीग्राम का माध्यम यूज़ करके ऐसे कई चैनल चल रहे हैं जहाँ से ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल खरीद लेते हैं, या फिर इनके कई और माध्यम हैं जिनके थ्रू इनको क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिलती है। बलिया जिला के हुडहरा गांव में जर्जर मिट्टी की दीवार से गिर गई है एक दीवार और एक महिला की दीवार के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजन में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची राजस्व टीम अब जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक रंभा देवी और 50 साल की जर्जर दीवार के पास सफाई का काम कर रही थी, तभी अचानक से उसके ऊपर यह दीवार गिरी है। गाजियाबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 210 ग्राम चरस, 14,32,500 रुपए नगद और एक कार बरामद की गई है। लोनी बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान यह बरामदगी की है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बरेली से चरस और अफीम की तस्करी का काम करते थे। पुलिस गिरोह से जुड़े 3 सदस्यों की तलाश भी अब की जा रही है। 20 अक्टूबर की रात में करीब 1:30 बजे बेटा पुलिया पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक वैगनार कार को पुलिस टीम रोक करके सामान्य रूप से उसको चेक किया गया, तो कार जो थोड़ी आगे बढ़ के उसने रोका। इस दौरान जो आगे की सीट पे बैठा हुआ था, फ्रंट सीट पे, एक व्यक्ति वहां से निकल करके भागा वहां से। अन्य जो 2 थे उनसे फिर पूछताछ की गई, तो जो भागा उसका नाम इन्होंने पिंटू बताया, जो कि सीलमपुर का ही रहने वाला है। और ये बताया कि उसमें फिर व्हीकल चेक की गई, तो व्हीकल में 14,32,000 रुपये कैश एक बैग में मिले और 210 ग्राम चरस की बरामदगी हुई। यूपी में सड़क हादसे की 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सुल्तानपुर की है, जहां दोस्तपुर इलाके में अज्ञात ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी थी। बाइक सवार भाई बहन गिर गए। हादसे में बहन की दर्दनाक मौत हो गई थी। घायल भाई का इलाज चल रहा है। दूसरी तस्वीर बलिया की है, जहां उन्नाव थाना क्षेत्र बेलथरा रोड नगर मार्ग पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक का टेम्पो में जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया है। यहां डॉक्टर्स ने 2 की हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया है। पहचान के लिए नोएडा में एक शख्स ने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मामला थाना सेक्टर 49 के आगाहपुर का है, जहां कार्तिक मंडल मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला था।
पति और पत्नी दोनों आगाहपुर से किराए के मकान में रहते हैं। सोमवार को कार्तिक मंडल अपनी बहन से कहा सुनी उसकी हुई, जिसके बाद बहन अपने घर चली गई और पत्नी पास में ही अपने मायके में रहती थी। पत्नी मायके से लौट कर आई तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा तो कार्तिक का शव पंखे से लटका मिला। आगरा में सनसनीखेज घटना सामने आई। भाभी ने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। घायल देवर को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। मामला बरहन गांव के खेड़ी अड्डू का बताया जा रहा है। पीड़ित योगेश हल्द्वानी की एक सीमेंट फैक्ट्री में केमिकल असिस्टेंट इंजीनियर है। दिवाली के मौके पर छुट्टी पर वो आया था और सोमवार रात लक्ष्मी पूजन के बाद योगेश घर में सो रहा था। इसी दौरान उसकी भाभी अर्चना ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अर्चना अपनी छोटी बहन की शादी योगेश से कराना चाहती थी, लेकिन योगेश की शादी मैनपुरी में तय हो चुकी थी। नवंबर में उसकी शादी थी। इसी बात से नाराज होकर भाभी ने ये खौफनाक कदम उठा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई, उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने काटा वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। इस समय कहाँ पर है? इस समय वो भागी यहाँ से पता नहीं कहाँ। घटना लगभग कितने बजे घटना है? रात 2 बजे की। सोनभद्र में सगे भतीजे की तलवार से हत्या करने के आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला दुधी कोतवाली क्षेत्र के नगवा गांव का है। अंधविश्वास की वजह से चाचा ने दिवाली के दिन हत्याकांड को अंजाम दिया। घर के बाहर बैठे 21 साल का जीत सिंह पर उसके चाचा छोटू सिंह ने तलवार से ताबड़तोड़ वार किए। जीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 11 महीने पहले छोटू के बेटे दानिश की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पारिवारिक रंजिश के चलते उसके सगे चाचा छोटू उर्फ छट्टू द्वारा धारदार हथियार से गले पर वार करके कर दी गई थी और वह घटना करके मौके से फरार हो गया था। इस घटना के संबंध में मृतक के पिता पंचू सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली दुधी में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा मुख्य क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु किया गया था। मेरठ में छात्र नेता वकुल चपराना की दबंगई का वीडियो सामने आया, जिसमें वो पुलिस के सामने कार सवार को घुटनों के बल पर बैठाकर माफी मंगवाता नजर आया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद बीजेपी नेता का पारा इस कदर हाई हो गया कि वो कार सवार युवक से गाली गलौज करने लगा। पुलिस खड़ी रही और वो दबंग नेता कार सवार से बदसलूकी करता रहा। इस दबंग नेता का गुस्सा तब जाकर शांत हुआ जब कार सवार ने नीचे जमीन पर नाक रगड़ी और हाथ जोड़कर माफी मांगी। और गोरखपुर आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है। सीधा आपको सुनवाते हैं। कुटुंब स्नेह मिलन एवं दीपोत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के सभी स्वयंसेवकों की आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, गोरक्ष प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश जी, विचार परिवार से जुड़े भी सभी स्वयंसेवक बहनों और भाइयों,
मैं सबसे पहले दीपावली के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के द्वारा कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम की संकल्पना के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी स्वयंसेवकों को दीपोत्सव और दीपावली के इस कार्यक्रम की और पर्व की भी हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे जब इस कार्यक्रम के बारे में इस प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक जी का फोन आया था, आज से लगभग 15 दिन पहले, तो मैंने कहा भी होली के दौरान तो मिलन के कार्यक्रम विचार परिवार के द्वारा होता है, लेकिन कुटुंब स्नेह मिलन का दीपावली का कार्यक्रम उन्होंने कहा हां, हम लोग प्रारंभ करना चाहते हैं। और यहां के कार्यक्रम के बाद एक सप्ताह पूर्व लखनऊ प्रांत की ओर से भी मुझे एक निमंत्रण मिला। उन्होंने कहा हम परिवार मिलन का एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, दीपावली के अवसर पर आपकी उपस्थिति चाहते हैं। तो मैंने विनम्र अनुरोध भले ही किया कि मैं तो गोरक्ष प्रांत में पहले से ही अपना कार्यक्रम दे रखा हूं। तो उन्होंने कहा हम दीपावली के पहले कर लेते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हो जाए तो अच्छा रहेगा। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी पूर्वजों ने पर्व और त्योहारों की जो परंपरा है वह सामूहिकता के साथ एक दूसरे की खुशी को आपस में मिल बांट करके उसको उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ा सकें, इसीलिए पर्व और त्योहार हमारे यहां आनंददायक बनते हैं, उत्साहपूर्ण बनते हैं। हर महीने कुछ न कुछ पर्व और त्योहार हमारे पड़ते हैं और अलग अलग स्थानों पर उनको आयोजित करने की परंपराएं भी अलग अलग हैं। लेकिन आपको एक बात पर बहुत आनंद की अनुभूति होती होगी, इसके पीछे ये केवल उत्साह और उमंग का नहीं, पौराणिक और ऐतिहासिक किसी महत्वपूर्ण घटना का तथ्य उसके गर्भ में छुपा हुआ है। और ये पर्व और त्योहार हमारी ऋषि परंपरा ने कितने सूझबूझ के साथ उन्हें एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुट देकर के कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए दिया कि हम उन आयोजनों के साथ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, गांव का हो या शहर का हो, वह स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उन आयोजनों के साथ जुड़ता है। इसमें सरकार की कहीं सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती।
यानी ये स्वतःस्फूर्त भाव सनातन धर्म से जुड़े हुए इन पर्व और त्योहारों में हम सबको देखने को मिलती थी। लेकिन जो अभाव हमको देखने को मिलता था वह था कि हम पर्व और त्योहार को आपसी सद्भाव के साथ तो आयोजित करते हैं, लेकिन आपस में मिल करके सामूहिक रूप से एक आयोजन का हिस्सा बन सकें, ये बहुत कम देखने को मिलता था। और जो मैंने पहले भी बताया था, मैं लखनऊ में भी था, मैंने इस बारे में कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो एक व्यवस्था थी वहां पे कि मुख्यमंत्री आवास पे भी और राजभवन में भी ईद मिलन के कार्यक्रम जरूर होते थे। होली मिलन या दीपावली मिलन का कोई आयोजन नहीं होता था। कोई भी उस कार्यक्रम और कोई भी इस प्रकार के आयोजन नहीं हो पाते थे। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भारत की परंपरा को चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमने अगर एक सेकुलर स्टेटस दिया है तो मुख्यमंत्री आवास को भी और राजभवन को भी उससे मुक्त रहना, उसको मानना चाहिए, और कोई भी आयोजन हम नहीं करेंगे मिलन का। और जिसकी मर्जी आए वो अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार अपने आयोजन को करें। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष से देश के अंदर और पिछले 8-9 वर्षों से प्रदेश के अंदर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को हम लोगों ने सरकारी स्तर पर आयोजित करने से पूरी तरह रोका। लेकिन समाज इन आयोजनों का हिस्सा बने और समाज के स्तर पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़े। यह होली मिलन के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों पहले एक कार्यक्रम आयोजित किए थे। पूरा समाज जुड़ता है, गोरखपुर में लाल डिग्गी में हो या फिर गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो, हजारों हजार की संख्या में न केवल स्वयंसेवक बल्कि आम जनमानस भी उन आयोजनों का हिस्सा बनता है, और ये हमारी सामूहिक एकता का आधार भी बनता है। पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव भी यही है। और यह दीपावली जैसे अवसर पर, और वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, अगर हम इस प्रकार के कुटुंब स्नेह मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मैं इस प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक जी का और उनकी इस पूरी टीम का, जो इस पूरी संकल्पना के साथ जुड़े और जिन्होंने मिलन के इस कार्यक्रम को, कुटुंब स्नेह मिलन के इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप दे करके इसे आज एक साथ 28 विचार परिवार से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक परिवारों को एक मंच दिया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली के 5 दिवसीय आयोजन की आप सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के 100 वर्षों के इस कार्यक्रम का हिस्सा तो है। याद रखना, 100 वर्ष की एक यात्रा, और निसंदेह यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बिना किसी सरकार के सहयोग से संचालित होने वाला, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया के अंदर बहुत देश हैं, लगभग 200 देश हैं, समृद्धि भी उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है।
जिसकी केवल एक ही ध्येय निष्ठा हो और वह है राष्ट्र प्रथम। एक ही भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। और विगत 100 वर्षों से जिस शानदार यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत ने देखा है, भारत ने उसको जिया है और भारत के लोग आज उसमें उसके अनुशासन से उसकी पहचान को देख रहे हैं। शताब्दी वर्ष के अवसर पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों के द्वारा जब हर स्तर पर निकाली गई पथ संचलन के कार्यक्रम थे, हजारों हजार स्वयंसेवक उस पथ संचलन के कार्यक्रम में रहे, लेकिन कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई अराजकता नहीं थी। अगर प्रशासन ने कहा कि नहीं यहां पे नहीं जाना है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगर प्रशासन ने कहा कि आप इस रूट से जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, समाज स्वागत करना चाहता है, या समाज ने कहा कि आपका ये रूट हो, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, उन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ समाज के साथ अपने को तारतम्य स्थापित करके उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। परिणाम क्या है? समाज इस अनुशासन को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है। ये कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ विगत 100 वर्षों में षड्यंत्र भी कम नहीं हुए हैं। हर स्तर पर दुष्प्रचार हुए हैं। आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दुनिया देखती है, समझती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या यह संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन हो? क्या यह संभव है? लेकिन हां, भारत के अंदर संभव है। भारत ने वह करके दिखाया है और आज कोटि कोटि स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने 100 वर्ष के इस यशस्वी कार्यकाल को दुनिया को साक्षी बना रहे हैं। और मुझे इस अवसर पर यही कहना है कि जब हम लोग एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बिना किसी सरकार के सहयोग के, और जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, राष्ट्र काज के लिए वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंच करके राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। याद करिए पूर्वोत्तर के राज्य किस स्थिति में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने प्रचारकों को खोना पड़ा था, कई स्वयंसेवकों को खोना पड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविचल रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में कार्य करता रहा। मुझे याद है 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोरखपुर में श्री राम बनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ किया। लोग सोचते नहीं थे क्यों प्रारंभ किया गया, कहां से बच्चे आते थे? नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से। और यही बच्चे जब वापस पढ़ करके गए तो उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में तो अपने आप को स्थापित किया ही, वहां पर शेष भारतीयों के लिए एक रास्ता सुगम भी बनाया है। आज आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर में तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही सत्ता में है। यानी यह एक यात्रा दूरदर्शी महापुरुषों की और ऋषि परंपरा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ वे जब कार्य करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी समाज और राष्ट्र के हित में होते हैं। देश के अंदर नक्सली क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतरीन कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्वयंसेवकों के समर्पण से संपन्न किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों संस्थाओं ने न केवल आधुनिक शिक्षा के बल्कि संस्कार के केंद्र बनकर के भारत और भारतीयता के बारे में, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के बारे में, भारत की वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती शिक्षण संस्थान के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है। नहीं, कारखाना बंद ना हो, लेकिन श्रमिक का हित भी हमें ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। यानी दोनों के हितों को जोड़ दिया। परिणाम, उद्योग भी चल रहे हैं और श्रमिकों का हित संवर्धन भी हो रहा है। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नेतृत्व दे, यह भी पूरी दुनिया देख रही है। और उनके बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य करने का जो जज्बा है, आज पूरी दुनिया उसे आत्मसात करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न तबके को नेतृत्व प्रदान करने से लेकर के उन्हें साथ में ले चलने की सामर्थ्य का लोहा न मनाया हो। हर एक क्षेत्र में यह हमें देखने को मिला है। और इसी यशस्वी संगठन के 100 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने असंभव को संभव होते हुए भी देखा है। 500 वर्षों की यात्रा। मैं कल अयोध्या धाम में था और अयोध्या, ये दीपावली का अवसर, यह आयोजन त्रेता युग से अयोध्या ने हमें प्रदान किया। आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग एक बात की घोषणा करते थे और हमेशा प्रश्न पूछते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बना पाओगे? हम लोग कहते थे जरूर बनेगा। संघ का स्वयंसेवक कहता था जरूर बनेगा। उनमें बंदिशें लगती थी, लाठी और गोली उन पर चलाई जाती थी, लेकिन उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था और एक ही नारा निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो भाव था, एक स्वर में जब लाखों लाख स्वयंसेवक एक साथ बोला, परिणाम भी हमारे सामने आया है। परिणाम भी हमारे सामने है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण, ये भारत का भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश है। भारत को विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का शुभारंभ है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके मन में इच्छा न रही हो और आज भी न हो कि एक बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो। कभी शासन की प्रताड़ना से उफ तक नहीं किया किसी स्वयंसेवक ने। वो अपमानित होते रहे, प्रताड़ित होते रहे,
लाठी और गोली खाते रहे, लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से कभी विचलित नहीं होना है, लगातार कार्य करना है। परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हम सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम के इस भव्य मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर नहीं, दुनिया की उन दबी कुचली जातियों के लिए भी एक संदेश है कि आर्टिस्ट अपने प्रयास को जारी रखे, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी। 500 वर्षों में जो हमने विश्वास को दिया था, लोगों ने विश्वास को दिया था, पीढ़ियां लड़ती रही, लेकिन सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। उस दीपावली के आयोजन के साथ अयोध्या का नाम जुड़े। आज से 8.5 वर्ष पहले मेरे मन में भाव आया था, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे सौंपा गया। दीपावली का अवसर था। उस समय प्रशासनिक अधिकारी आए मेरे सामने, उन्होंने कहा कि साहब दीपावली के अवसर पर हम आपके प्रशासन की तरफ से सभी सीनियर अधिकारी दीपावली की शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं, किस दिन और किस समय हम लोग आ जाएं। मैंने कहा दीपावली के अवसर पर तो मैं गोरखपुर में रहूंगा, और गोरखपुर में भी मेरा बनटांगिया गांव में कार्यक्रम रहता है। तो उन्होंने कहा साहब फिर प्रशासन के अधिकारी, मैंने कहा प्रशासन के अधिकारी अपना वो देखें, अपना कार्य करें और मेरी चिंता मत करिए। फिर मेरे मन में आया कि पहली दीपावली है, और पहली दीपावली बनटांगिया में तो हम आयोजित करेंगे ही, लेकिन बनटांगिया के साथ साथ हमें इस पूरे अयोध्या धाम से इस आयोजन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं अपने कुछ अधिकारियों को अयोध्या भेजा। मैंने कहा मालूम करो, देखो क्या स्थिति है अयोध्या में, दीपावली में कैसा आयोजन होता है।